हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 18 अगस्त 2020। तो आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम उनका बेसिक सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव भी देखेंगे और इन दोनों के साथ ही हम यह भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या उन एग्ज़ाम की कसौटी में खरे उतरते हैं। आप इसको खुद से एनालाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखिए। हम इसमें जो क्वेश्चन शामिल करते हैं क्या वह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दीजिए कि हमें क्या और सुधार करने चाहिए। यह वीडियो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि आईएएस, सीडीएस, सीपीएफ और ईपीएफओ में आने वाले एनालिटिकल क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अदर वनडे एग्जाम के लिए फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्टार्ट विद प्राउड के साथ जुड़े रहिए। यह वीडियो पूरे तरीके से हिंदी में होता है। हिंदी में ही आपको स्लाइड दी जाती हैं और हिंदी में ही डिस्कस करवाया जाता है ताकि हिंदी मीडियम को इंग्लिश के स्तर पर कोई खासी प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। तो आइए आज के हम टॉपिकों को देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम विवाह की न्यूनतम आयु को डिस्कस करेंगे। हालिया संदर्भों में इसमें काफ़ी चर्चा हुई है। शारदा एक्ट को जानेंगे। साथ ही साथ ब्रिटिश काल में मैरिज आयु को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए उनको देखेंगे और स्वतंत्र भारत का वैवाहिक आयु का इतिहास भी देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में कौन कौन से नियम बनाए गए वैवाहिक आयु को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ जया जेटली एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसको देखेंगे कि यह क्यों गठित किया गया है, इसका न्यूनतम आयु से क्या संबंध है। प्रोविज़न ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज यानी कि पूरा 2.0 को भी डिस्कस करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को देखेंगे। बिप्लव कुमार शर्मा समिति गठित की गई, किससे संबंधित है इसको देखेंगे। साथ ही साथ असम समझौते की खंड 6 काफ़ी न्यूज़ में है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ असम समझौता 1985 में जो हुआ था इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के मैप के प्रैक्टिस में हम चूँकि नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी न्यूज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो इसी के साथ हम नॉर्थ ईस्ट के मैप को भी शामिल करेंगे। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। विवाह की न्यूनतम आयु खबरों में क्यों। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं की विवाह संबंधी आयु को बढ़ाने के लिए विचार करने को कहा है। अभी क्या प्रावधान है? अभी लड़कों की आयु 21 साल और लड़कियों की आयु 18 साल निर्धारित की गई है विवाह की। जून 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंगानुपात और बाल लिंग अनुपात जैसे प्रमुख मानदंडों में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जो कि जया जेटली की अध्यक्षता में गठित हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर वो आपसे एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हालिया विवाह की न्यूनतम आयु की जांच करने के लिए किस समिति या टास्क फोर्स का गठन किया गया तो आप बताओगे किसकी अध्यक्षता में, तो जया जेटली जी की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया। तो आप इसको याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्यों लाया गया? ऐसा कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है क्योंकि मैन के लिए 21 ईयर्स रखी गई है और वोमेन के लिए 18 ईयर शादी की उम्र रखी गई है जो कि समानता को नहीं दर्शाती है। आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार का ये उल्लंघन है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने भी विवाह के लिए महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग आयु समाज में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, ऐसा 2018 की रिपोर्ट में माना है। अब हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है और स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का है एंड प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है, उसमें यही निर्धारित किया गया है कि मेन की आयु 21 होगी और वोमेन की आयु 18 वर्ष। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट ना फैक्चुअल के हिसाब से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब लाया गया तो 1955 में लाया गया, आपको 3-4 सने दे देगा, आपको एक में लगाना पड़ेगा। उस समय पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप यहाँ पर अच्छे से रिविज़न करिएगा, अपने नोट्स में भी इसको लिख लीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल में और स्वतंत्र भारत का वैवाहिक आयु का इतिहास कैसे कैसे रहा।
सबसे पहले तो जो 1860 की आईपीसी की धारा है उसमें कहा गया था कि अगर 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। फिर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने कानून के माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह जो थे वो अमान्य घोषित कर दिए गए, जिसका भारत में काफ़ी विरोध भी हुआ क्योंकि इसको हिंदू परंपरा के खिलाफ बोला गया। 1929 में बाल विवाह अधिनियम के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई। और इसी के बाद बाल विवाह अधिनियम 1930 के बाद ही 1930 में एक शारदा एक्ट भी लाया गया, जिसके माध्यम से ये नियत कर दी गई। ठीक है, महिलाओं के लिए 14 साल और पुरुषों के लिए 18 साल निर्धारित कर दी गई। उसके बाद 1949 में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 15 वर्ष। तो जो आज़ादी के बाद पहला संशोधन हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है कि उसमें आयु कितनी वर्ष कर दी गई, तो आप याद रखिएगा 15 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। फिर 1978 में संशोधन किया गया और विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया। और अगर वर्तमान में हम स्वरूप देखें तो यही स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो आप ये देख सकते हो कि समय समय पर विवाह की आयु को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं और वर्तमान की चर्चा भी इन्हीं संदर्भों का एक पार्ट है। आइए कुछ और जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। अभी इतिहास से एक टॉपिक हमने कनेक्ट करते हुए शामिल किया है ताकि आपकी इतिहास में भी 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें। तो शारदा एक्ट जो था सबसे पहले तो 1930 में लाया गया। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरोधी थे। उनके प्रयासों से 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। तो आप याद रखिएगा केशव चंद्र सेन ने और 1872 और ब्रह्म मैरिज एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि उस समय पे वायसराय कौन से थे, तो आप याद रखिएगा कि उस समय पे लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय थे। अब शारदा एक्ट 1930 एडी में पारित हुआ, जिसके तहत विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 साल रख दी गई। अब यहाँ पे भी आप वायसराय को याद रख सकते हैं कि इस समय लॉर्ड इरविन वायसराय हुआ करते थे, जिनका गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन समझौता संपन्न हुआ था। उसके बारे में अपन किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के लेक्चर आपको जल्दी मिलने वाले हैं स्टार्ट विद प्राउड में। तो अगर आपको चैनल के प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अब थोड़ा सा शारदा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिनके नाम पर ये एक्ट रखा गया था। हरविलास शारदा इनका नाम था। इनका जन्म 1867 में हुआ था और 1955 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक शिक्षाविद थे, न्यायविद भी थे, राजनेता थे और समाज सुधारक भी थे। और ये आर्य समाज को मानने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जो सामाजिक क्षेत्र के नियम या प्रथाएं हैं उनको एक वैधानिक रूप कैसे मिल सके, उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। इनके अप्रतिम प्रयासों से ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 यानी कि शारदा एक्ट अस्तित्व में आ पाया था। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है PURA पूरा PURA 2.1 और रुर्बन मिशन से। अब सबसे पहले तो अपन इसकी ना फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा जो मिशन था उसको 2003 में लाया गया। उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा इसको लाया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि तीव्र और सशक्त ग्रामीण विकास किया जा सके। इसको लाने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे लागू किया, या इन्हीं की पहले। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार मिनिस्ट्री गलत दे देता है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको गलत नहीं करना है, आप ये याद रखिएगा। इनके उद्देश्य क्या थे? इनके उद्देश्य यह थे कि ग्रामीण और शहरी जो विभाजन होता जा रहा है, जो खाई बनती जा रही है, हमें इसको कम करना है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को उत्पन्न करना है एवं शहरी सुविधाओं को गाँव तक भी पहुँचाना है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस स्कीम के तहत मतलब वाटर और सीवरेज की व्यवस्था की जानी थी, गांव में सड़कें बनाई जानी थी, ड्रेनेज पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध किए जाने थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में काम होना था, स्किल डेवलपमेंट आदि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम होना था। तो ये जो स्कीम थी, पूरा स्कीम, ये कोई नई स्कीम नहीं थी। इसमें जैसे कि SGSY, NRD, WP, TSC आदि को इसी में शामिल कर लिया गया था। तो आप मुझे इन तीनों का ही
फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए पूरा 2.0 को देख लेते हैं। पूरा 2.0 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे 2012 में लाया गया। किस लिए? शहरी जनगणना के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसको शुरू किया गया था। हालांकि 2014 और 15 में सरकार ने पूरा योजना के लिए कोई भी राशि आवंटित नहीं की और इसके स्थान पर 100 करोड़ रुपए के शुरुआती आवंटन के साथ एक नई स्कीम यानी कि रुर्बन मिशन की शुरुआत कर दी। रुर्बन मिशन का उद्देश्य पूरे देश में 300 ग्रामीण विकास समूहों का निर्माण करना है। तो आइए अब अपन रुर्बन मिशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये न्यूज़ जैसे हाईलाइटेड है तो उसके संदर्भ में इससे क्वेश्चन ना पूछ के हो सकता है कि आने वाले आईएएस के प्रीलिम्स में रुर्बन मिशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आइए अपन इसको डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं। रुर्बन मिशन, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का नाम भी दिया जाता है। यह पूरा का स्थान ग्रहण करने वाली योजना है। केंद्रीय बजट 2014 और 15 में इसकी घोषणा की गई थी। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको ऑप्शन ऐसे बना दिया जाए कि अभी हाल ही में 1920 के बजट में इसको रखा गया, तो आप इसको याद रखिएगा। इस मिशन की शुरुआत को देखें तो फरवरी 2016 में हुई थी और 2020 को इसकी हाल ही में चौथी वर्षगांठ मनाई गई, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें होना क्या क्या है। इसमें राज्य सरकारें जो हैं क्लस्टरों की पहचान करेंगी। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अधीन काम करता है। ठीक है, और इसमें समेकित क्लस्टर कार्य योजना के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। अब जैसे क्लस्टर योजना क्या होती है आप इसको देख लो। एक तो हाउस होल्ड लेवल पे लोगों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसमें स्किल डेवलपमेंट सिखाना, एलपीजी कनेक्शन देना, पाइप वाटर सप्लाई, इंडिविजुअल टॉयलेट। ठीक है, तो ऐसे जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद गांव के स्तर पर जोड़ा जाएगा और उसके बाद क्लस्टर लेवल पे ही को जोड़ा जाएगा। और आप इसके ये फ़ायदे देख सकते हो, यहाँ पर पॉज करके आप देखिएगा फिगर को अच्छे से, आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब देश भर में 2019 और 20 तक इसमें लक्ष्य रखा गया कि हमें 300 स्मार्ट या आकर्षक गांवों के लिए एक क्लस्टर आधारित ग्रामीण क्षेत्र का निर्माण करना है, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। तो आप कुछ पॉइंट याद रखिएगा। राज्य सरकारें क्लस्टर की पहचान करेंगी। 2019 और 20 तक टारगेट था 300 स्मार्ट गाँव को बनाने के लिए। अब अपन देख लेते हैं कि आखिर इसके लाभार्थी गांव कौन कौन होंगे। तो 25,000 से 50,000 की जनसंख्या वाले तटीय और मैदानी गांव जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे, और 5,000 से लेकर 15,000 की जनसंख्या वाले पहाड़ी, मरुस्थलीय या जनजातीय क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। अब स्मार्ट गांव क्या होता है अपन इसको देख लेते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो वस्तुतः शहरी क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं और जीवन शैली के काफ़ी निकट होता है, परंतु अपनी ग्रामीण खूबसूरती को वो बनाए रखता है। ठीक है, तो गांव जैसा है वैसा ही रहना है, बस उसमें कुछ बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करवाना है जो कि शहरों के समान होती हैं। तो आइए अपन ये देख लेते हैं कि ये जो परियोजनाएं डिस्कस करी हैं, मिशन डिस्कस किए हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने 2016 आईएएस प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चनों को शामिल किया है। सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। सेकंड पूछा गया था कि उदय योजना का प्रयोजन क्या है, स्वयं का लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये तीनों ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इनके बारे में पूछा गया था। तो अभी रूरा 2.0 और रुर्बन मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मुद्रा योजना जो थी वो किससे संबंधित थी? वो कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे हुए स्वयंसेवी संगठनों को फंडिंग करने से संबंधित थी। ठीक है, मतलब स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और ताकि नवाचार हो सके और लोग अपना रोजगार खुद से कर सकें, उसके लिए स्वयंसेवी संगठनों को फंडिंग करना था। और जो उदय स्कीम थी, उदय का फुल फॉर्म ये था उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसको 2015 में लाया गया था। तो ये किससे संबंधित थी? विद्युत वितरण से। अब अगर आप ना स्कीम को याद किया करिए तो आप कुछ की पॉइंट निर्धारित कर लिया करिए। अब जैसे कि उदय था, ठीक है, तो उदय में अगर आप विद्युत बस कर लेते कि उदय विद्युत से संबंधित है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर ले जाते। और स्वयं ये नागरिकों को वहन करने
योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफॉर्म था। तो ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किए गए ताकि आपको पता चलता रहे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, और आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही अपना आधार बनाया करिए। ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और आप फिर इस चैनल में देखिए कि क्या हम वास्तव में वैसे ही प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है बिप्लब कुमार शर्मा समिति से या असम समझौता खंड 6 से। अब ये खबरों में क्यों रहा? हाल ही में असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जो नियुक्त की गई थी समिति, कब की गई थी? 2019 में की गई थी और 2020 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसी के कुछ पॉइंटों को अभी पब्लिकली किया गया है, तो उसी के संदर्भ में यह न्यूज़ खबरों में रही थी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, असम समझौता की पिक्चर है। ये राजीव गांधी जी बैठे हुए हैं और ये असम के जो लीडर हैं जिनके साथ समझौता हुआ था उनको आप देख सकते हो। कब हुआ था? 1985 अगस्त में हुआ था। ठीक है। अब समझौते के खंड 6 में कहा क्या गया है? यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। पहला ये कि सुरक्षा उपाय क्या होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहानी क्या है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और दूसरा ये कि असमिया लोग कौन होंगे या कौन हैं, इसमें इसको बताया गया है। बांग्लादेश से आ रहे अवैध प्रवासियों के विरोध में 6 साल के आंदोलन जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1979 से 85 तक चला और 85 में ही फिर समझौता होता है। तो आइए सबसे पहले अपन टाइमलाइन के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। असम समझौता ये 1985 में संपूर्ण हुआ। असम समझौता भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ था। इस समझौते के बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसमें यह कहा गया था कि 1966 से 71 के बीच में जो लोग आए हुए हैं उनको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए 10 सालों के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ असम की जो विदेशी देशों के साथ सीमाएं लगती हैं उसको भी सील करने की बात की गई थी। और यह भी बोला गया था कि जो 1971 के बाद बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको भी निर्वासित किया जाएगा। इसकी जो धारा 6 है वो असमी लोगों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक रक्षा देने की बात करती है। तो अब आपको समझ में आया कि धारा 6 किससे संबंधित है। मुद्दा यही था कि जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होता है तो उस टाइम पर काफ़ी लोग असम की तरफ भागे थे और आज़ादी के बाद भी काफ़ी लोग असम की तरफ भागे थे। इससे असम की जो स्थानीय जनता थी उनमें संघर्ष उत्पन्न होने लगा, क्योंकि उनको लगने लगा कि अगर बाहर से ज़्यादा लोग आएंगे तो जो असम के संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं उनको कम पड़ेंगे, वो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो या मानव संसाधन हो। तो अभी तक अपन ने देखा कि 1985 में समझौता हुआ, आंदोलन समाप्त हुआ और कुछ प्रावधान किए गए। धारा 6 में बात करी गई कि कैसे रक्षा करना है। उसी के संदर्भों में बिप्लब कुमार शर्मा समिति गठित की गई। उसकी ही कुछ सिफारिशें अभी उजागर हुई हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ देख लेते हैं कि 2003 में इसी से संदर्भित एक बोडो समझौता पर भी हस्ताक्षर हुए थे। इसी के साथ वह 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। तो आइए बोडोलैंड की अपन लोकेशन को भी देख लेते हैं। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी, ये मिलाकर ही क्या बनाते हैं? बोडोलैंड। ये बाकी की रेस्ट ऑफ द असम है। ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा कि बोडोलैंड किस राज्य में स्थित है। तो अगर किसी फैक्चुअल क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आप बता दीजिएगा उसको। तो आइए अब अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं इसको देख लेते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि 1826 में ही भूतपूर्व असम राज्य ब्रिटिश भारत में शामिल हुआ था। इससे पहले के लोग ही स्थानीय हैं और इन्हीं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जबकि 1979 से 85 में जो असम में आंदोलन हुए थे उसमें ये कहा गया कि 1951 के बाद आए हुए लोगों को निर्वासित कर देना चाहिए। लेकिन समिति ने वर्ष 1951 और 1971 के बीच असम में आए हुए लोगों को असमी नहीं माना। इन्होंने कहा कि वो असमी नहीं है, जो 1951 से लेकर 1971 के बीच में आएंगे वो असमी नहीं है, लेकिन वो क्या हैं? भारत के नागरिक मानने की उन्होंने सिफारिश की है। विधायिका और नौकरी में आरक्षण देने की बात की गई है। और अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की उपस्थिति को दिखा पाता है तो उसको भी शामिल कर लेने की बात
की गई है। तो जो खंड 6 है वो बेसिकली असम के लोगों को नागरिकता देने के लिए ही है। तो आइए अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया था कि गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित थी, उस टाइम पे ये काफ़ी हाईलाइट रही थी ये वाली न्यूज़, जो कि पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस करवाया कि अगर ये क्वेश्चन आएगा कि बिप्लब कुमार शर्मा समिति किससे संबंधित है, और एक पीछे अपन ने समिति डिस्कस करी है जया जेटली कमेटी, ठीक है, जो कि एक टास्क फोर्स है, उन दोनों से ही क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप दोनों को याद रखिएगा कि ये असम से संबंधित है और ये जया जेटली समिति किससे संबंधित है, विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित है। ठीक है, तो आइए अब अपन आज के मैप पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने असम की कुछ लोकेशन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर असम का मैप रखा हुआ है। इसमें जैसे कि आप ये देख लीजिए, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा। अब कई बार ये आपको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे देगा कि वेस्ट टू ईस्ट लगाइए या फिर ईस्ट टू वेस्ट लगाइए। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले मानस है, फिर औरंग है, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगता हुआ नेशनल पार्क है। अब अपन नॉर्थ ईस्ट की कुछ लोकेशंस को भी देख लेते हैं। ये देखिए असम है, असम के साथ सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ये नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये है बांग्लादेश, ठीक है, और ये है वेस्ट बंगाल और ये है असम। इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर ये वाला कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसको चिकन कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पतला कॉरिडोर है, मतलब कि एक सकरी पट्टी है। अगर भारत के क्षेत्र में कोई विदेशी ताकत कब्जा कर लेती है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए मार्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आज की वीडियो में हमने इतनी सारी न्यूज़ों को डिस्कस किया है और साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन अलग से भी डिस्कस किए हैं, तो जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।